वेलकम टू लर्निंग स्टॉर्म ज्ञान का तूफान। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 5 को, जिसका नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे समुदाय। बेसिकली इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनजातियों के बारे में। जनजाति कौन होती थी, खानाबदोश लोग कौन होते थे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, प्रीवियस लेसन्स के अंदर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा। ठीक है, हम देख रहे थे कि मिडाइवल हिस्ट्री में भारत में कैसे नए नए राज्यों का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था। उसके बाद हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि बड़े बड़े राज्यों का, बड़े बड़े साम्राज्यों का उत्थान कैसे हुआ, उनका पतन कैसे हुआ, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। राइट, तो पॉलिटिकल चेंजेस हों या फिर सोशल चेंजेस हों या फिर इकोनॉमिकल चेंजेस हों, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। राइट, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लोग अलग अलग होते हैं, उनकी कल्चर अलग अलग होते हैं, उनकी वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से उनकी जो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले ही विभाजित था। मैंने आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ाया था, है ना। तो क्या था कि वर्ण व्यवस्था में क्या था, ब्राह्मणों ने कुछ नियम बनाए हुए थे और हमारा जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र जो थे वो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा थे। तो कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे भी थे जो इस वर्ण व्यवस्था को फॉलो करते थे, यहाँ इनके रूल्स को, इनके रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। और अगर हम बात करें कुछ अन्य लोगों की, तो कुछ लोग इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। उनके अपने अलग नियम होते थे, उनकी अलग अपनी संस्कृति होती थी। तो इस तरीके से जो जनजातियाँ थी ना, वो ब्राह्मण रीति रिवाजों को नहीं मानती थी। ठीक है, और अगर बात करें हम दिल्ली के सुल्तानों की सल्तनत काल पढ़ा था ना हमने, तो दिल्ली के सुल्तान और जो मुग़ल थे वो एक सोसाइटी में बटे हुए थे, है ना। उनकी अलग अलग श्रेणियाँ थी, हमने पढ़ा था मनसबदार, ज़मींदार। तो इस तरीके से लोगों की अलग सोसाइटी थी, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो जनजातीय समाज था वो कैसा था, वो कैसे हमसे अलग थे या वो कैसे अन्य समाज से अलग थे। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पिक्चर में। दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता था। अंडरलाइन करेंगे आप सभी कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, ये वर्ण व्यवस्था को भी फॉलो नहीं करते थे। और वो कई, जैसे हमने देखा ना कि जो सोसाइटी थी, जब हम अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें तो वर्ण व्यवस्था थी, है ना। उसके बाद हमने मुगलों के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे भी सोसाइटी अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं जनजातीय समाज की, तो ये ऐसा समूह था, ऐसे लोग थे जो कि ब्राह्मणों के नियमों को नहीं मानते थे। उसके अलावा ये लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड नहीं थे, असमानता नहीं थी इनके बीच में। ठीक है, तो ऐसे समाजों को क्या कहा जाता था, जनजातियाँ कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविका उपार्जन करते थे, मतलब कि अपने जीवन का यापन वो लोग खेती करके करते थे। खेती से जो भी उनको अनाज मिलता था, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते थे जंगली रिसोर्सेज से, मतलब कि जंगल से जो उन्हें रिसोर्स मिलते थे। ठीक है,
तो ये लोग ऐसे होते थे जो जिनमें से अधिकतर लोग जो थे वो खेती करके अपना जीवन यापन करते थे, और कुछ जनजातियां ऐसी थी जो शिकारी थी, पशुओं का शिकार करती थी, संग्राहक थी, यानी कि जंगल से प्राप्त उत्पादों का संग्रह करती थी। संग्रह करने का मतलब इकट्ठा करके उनको यूज में लाया करती थी। ठीक है। कुछ लोग पशुपालक थे जो पशुओं को पाल के अपना जीवन यापन करते थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप भी अपनाते थे। कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग ऐसे थे जो खेती भी करते थे, शिकार भी करते थे और पशुओं का पालन भी करते थे। मतलब मिला जुला रूप था इन एक्टिविटीज़ का जो लोग अपनी जीवन का यापन करने के लिए इस्तेमाल में लाया करते थे। ठीक है, होप की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। खानाबदोश कौन लोग होते थे, जो एक जगह पे टिके नहीं रहते थे, घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। कहने का मतलब क्या है कि जो भूमि होती थी, जो लैंड होती थी, वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती थी। पूरे के पूरे जो ग्रुप होते थे, पूरा की पूरा जो समूह होता था जनजातियों का, वो मिलजुल कर आपस में भूमि पर कंट्रोल करते थे, चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। अब चरागाह, भूमि तो आपको पता है भूमि है ना। चरागाह क्या होते थे, चरागाह ऐसी भूमि होती थी जिसका इस्तेमाल वो अपने पालतू पशुओं को चराने के लिए करते थे। ठीक है, इनको हम ग्रास लैंड्स भी बोलते हैं, यानी कि घास भूमि, क्योंकि जो जंगली जानवर थे वो घास खाएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स को खाएंगे। तो जो चरागाह होती थी ये ऐसी भूमि होती थी जिस पे इन जनजातीय लोगों के जो पशु होते थे वो फीड करते थे, राइट। और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इनके खुद के बनाए गए नियम होते थे, रूल्स होते थे। ठीक है, तो ये जो भूमि थी जिस पे ये संयुक्त रूप से कंट्रोल करते थे, तो ये कुछ नियम बनाते थे और उन्हीं नियमों के आधार पर भूमि का बंटवारा आपस में कर लिया करते थे। ठीक है, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बड़ी बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कैसे? कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। मतलब कि अभी हमने देखा कि जो जनजातियां होती थी ना, बेसिकली ये जंगलों में रहती थी। ठीक है, बाहर की जो सोसाइटी थी, जैसे अगर हम बात करें पुराने समय की, तो जो हमारी सोसाइटी थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र थे, तो उनसे ये अलग रहते थे, जंगलों में बिल्कुल अलग रहते थे। ठीक है, वो और बात करें हम इन लोगों की, तो ये तो गांव में रहते थे, नगरों में रहते थे। ठीक है, और अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा या फिर मुगलों के बारे में पढ़ा, तो वो लोग भी नगरों में या गाँव में रहते थे, है ना। तो जबकि बात करें हम जनजातियों की, तो ये कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, रेगिस्तानों में रहते थे, दुर्गम जगहों पे, यानी जहाँ पे हर कोई व्यक्ति आसानी से आ जा नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता था, जो बाहर के लोग थे, जो नगरों में रहते थे, जो गाँव में रहते थे, वो जंगलों में आने की कोशिश करते थे, जंगल के प्रोडक्ट्स पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो इन जनजातियों का बाहरी समाज से क्या होता था, टकराव होता था, क्योंकि ये जंगल को अपनी भूमि मानते थे और जो बाहरी लोग थे इनके लिए भारी थे, है ना। जो गांव में और नगरों में लोग रहते थे, अगर वो कभी कोशिश करते थे इन जंगली प्रोडक्ट्स पे कंट्रोल करने की, या जंगलों पे नियंत्रण करने की, या इनकी भूमि पे नियंत्रण करने की, तो इनके मध्य में क्या होता था, टकराव होता था। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने कभी भी जंगलों में बाहरी समाज को आने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया, और इस तरीके से अपनी कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी संस्कृति को बचाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे।
टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। अभी मैंने आपको बताया कि जो जंगल के प्रोडक्ट्स होते थे, जंगल पे इनका कंट्रोल होता था, तो ऑब्वियसली जंगल के प्रोडक्ट्स भी इनके नियंत्रण में होंगे, है ना। जैसे गोंद हो गया, जैसे फल, जड़ी बूटी, कंद मूल, इन सारी चीज़ों पे भी इनका नियंत्रण होता था। तो जब बाहर ग्रामीण लोगों को या फिर नगरों में रहने वाले लोगों को इनकी ज़रूरत होती थी, इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती थी, मान लो किसी जड़ी बूटी की ज़रूरत है ना, तो तब वो इनसे संपर्क करते थे। तो इस तरीके से, और कभी कभी इनको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी जो कि नगरों में थी, मान लो, है ना, तो इनको भी उन बाहरी लोगों पे, मतलब इनके लिए बाहरी थे वो, है ना, जो गांव के लोग थे, जो शहर के लोग थे, तो इनको भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी और उन लोगों को भी जंगली प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती होगी। तो एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट भी थे, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो डिपेंडेंसी थी ना, इस डिपेंडेंसी ने ही इनके मध्य संबंधों को क्या करके रखा, एक तरीके से कंट्रोल करके रखा। मतलब आपस में एक दूसरे पे निर्भर भी थे, पूरी तरह से अलग नहीं थे, पूरी तरह से कट के भी नहीं रहते थे सोसाइटी से, ठीक है। देखते हैं जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। मतलब कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं या फिर जो यात्री होते थे, हमने विदेशी यात्रियों के बारे में भी पढ़ा ना, वो हमें हिस्ट्री में, हाँ, उनके जो लेख होते थे वो हमारी हिस्ट्री को डिफाइन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तो अगर हम बात करते हैं हिस्टोरियंस की या फिर हम बात करते हैं फॉरेनर ट्रैवलर्स की, तो उनके जो लेख हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनमें हमें बहुत कम जानकारी मिलती है इन जनजातियों की, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा लिखते नहीं थे क्योंकि वो ज़्यादातर गाँव में या नगरों में आते थे, जंगलों में बहुत ज़्यादा जाते नहीं थे। तो उनकी राइटिंग्स में भी हमें इन लोगों का वर्णन बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। मतलब ये जो जनजातीय लोग थे, इनके कोई भी हमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं। बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके बारे में जानने के लिए हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड मिलता है, ठीक है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो जनजातियाँ होती थी ना, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो ये अपने रिटर्न रिकॉर्ड्स भी नहीं रखते थे। तो कैसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है? पता है क्या था? इनके जो रीति रिवाजों के बारे में या इनकी जो सोसाइटी के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो इस तरीके से मिलती है कि अभी आपको याद हो तो जब मैंने आपको वेदों वाला चैप्टर बताया था तो हमने तब भी पढ़ा था कि जो वेद थे ना वो रिटन नहीं थे सबसे पहले, ठीक है। जो ज्ञान गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे तो वो मौखिक रूप से या वाचिक रूप से करते थे। कैसे? वेदों का अध्ययन करते थे, मतलब वेदों को पढ़ते थे, उसकी जो प्रार्थनाएं थी उसका गायन करते थे और वही गायन कर करके अपने शिष्यों को सिखा दिया करते थे। और जब उनके शिष्य और लोगों को सिखाते थे तो इस तरीके से ज्ञान का प्रचार प्रसार होता था। तो यहीं सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही था कि मौखिक रूप से, जैसे मान लो को यहाँ पे एक जनजाति है, ठीक है, ये जनजाति के कुछ लोग हैं, ठीक है। इनके अब क्या होंगे? इनके बच्चे होंगे, ठीक है, इनके बच्चे होंगे। तो ये अपने कल्चर को इनको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? मुंह से बता के, बोल बोल के, कहानियों के माध्यम से या फिर कैसे भी ओरली इनको नॉलेज का ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे मान लो ये किसी जड़ी बूटी से इलाज करते हैं किसी बीमारी का, तो इसको बताएंगे कि इस बीमारी के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस बीमारी के इलाज के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मुंह ओरली मतलब अपनी इस पीढ़ी को ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद इनके बच्चे होंगे, ठीक है, उसके बाद इनके बच्चे होंगे, तो ये अपनी इस पीढ़ी को, फिर उसके बाद इनके बच्चे होंगे। तो इस तरीके से ये लोग इस पीढ़ी को नॉलेज क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे ओरली, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक, और ऐसे ही
आगे कंटिन्यू यही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने रीति रिवाजों को, अपने कल्चर को बचा के रखते थे, अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो कला है, इनकी जो संस्कृति है वो आज तक जीवित है। अब उनकी कोई ना कोई जनरेशन तो अभी भी होगी ना। तो अब तो लोगों को पढ़ना लिखना आ गया है ना। तो अब तो हम उन चीज़ों को लिख भी सकते हैं, ठीक है। उनके इतिहास को इस तरीके से हमें जानने को मिलता है, ठीक है। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाके पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। ये कौन है? ये जनजातियों का नाम है। पंजाब के बारे में बात की जा रही है कि पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान खोखर जनजाति जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। और इनके बाद यहाँ पे गोखर लोग महत्वपूर्ण हो गए थे, सॉरी गख्खर, ठीक है। पहले खोखर और फिर गख्खर। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। ये जो खक्खर थे ना, सॉरी गख्खर थे, यहाँ पे ना खोखर और गख्खर सिमिलर सा लग रहा है। तो जो गख्खर जनजाति थी ना, उनका जो बादशाह था, उनका जो मुखिया था, उनका जो हेड था, उसको अकबर ने क्या बनाया था? मनसबदार बनाया था, ठीक है। और मनसबदार एक सरकारी पदवी होती थी। हम मुगलों वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको डिटेल से जानना है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत यानी विशाल, बहुत बड़ा। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच, ठीक है। अभी आप ये पढ़ रहे हो खोखर, गख्खर, बलोच, और यहाँ पे भी एक जनजाति के बारे में दिखाया गया है लंघा, अरगुन। तो ये क्या था? ये लोगों के ग्रुप थे, जनजातियाँ थी, लोगों का समूह था जो अलग अलग एरिया में रहते थे, अलग अलग एरिया में निवास करते थे। फॉर एग्जांपल अभी हम मैप में देख लेते हैं कैसे। देखो ये कोच है, ये खासी है, ये काचरिस है, ये अहोम है, ये आसाम वाले हिस्से में रहते थे, नागालैंड वाले में, गोंड, ठीक है, खोंड, चेर, ओरोन, मुंडा। आपने मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। भील, कोली। तो इस तरीके से ये जितने भी आप मैप में नाम देख सकते हैं ना, ये सारे की सारे क्या थे? ये जनजातियों के समूह के नाम थे। अभी हमने गख्खर के बारे में पढ़ा, उसके बाद खोखर के बारे में ऊपर पढ़ा ना, बलूची, ये बलूचिस्तान वाले इलाके में रहते थे। लंघा, अरगुन, ये सारे के सारे पंजाब वाले इलाके में जनजातियां रहती थी। यानी पंजाब के जो जंगल थे, पंजाब के जो जंगल थे वहाँ पे ये लोग रहा करते थे, ठीक है, ग्रुप बना के। तो इस तरीके से ये कुछ जनजातियाँ हैं जो आप मैप पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बल्कि वेस्टर्न और ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी जनजातियाँ रहा करती थी। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे होते थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति थी। पश्चिमी हिमालय वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे गडरियों की एक जनजाति थी और उसका नाम क्या था? गड्डी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मैंने आपको नागा एंड अहोम के बारे में अभी मैप में दिखाया ही था, है ना। तो ये उत्तर पूर्वी भारत वाले हिस्से में रहा करते थे। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह, हमने मान सिंह के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। तो कौन थे वो? अकबर के सेनापति थे, ठीक है। उन्होंने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। मतलब पूरी तरह से उनको हराया नहीं गया, पूरी तरह से उन पे कंट्रोल नहीं किया गया। किन पे? चेर लोगों पे। अब कहाँ थे ये चेर लोग? देखें,
ये चेर जनजाति को अकबर का सेनापति था मानसिंह, उसने क्या कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है, और हराने के बाद उनकी संपत्ति पे और बहुत सारी चीज़ों पे क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, लेकिन पूरी तरह से उनको अपने अधीन नहीं किया था। ठीक है, औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। देखिए, मुंडा और संथाल भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चेरों के आसपास के जंगलों में ही मुंडा और संथाल भी रहते थे, और इनको किसने, औरंगजेब ने अपने अधीन कर लिया था। मतलब इनको हरा के, इन पे आक्रमण करके, इनको हरा के, इनके जो किले होते थे उन पे इन्होंने क्या कर लिया था, औरंगजेब ने और उसकी सेना ने कंट्रोल कर लिया था और अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, कर्नाटक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पेंटिंग है। तो इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है कि रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। अब भील कहाँ पे रहते थे, हम मैप में देखेंगे अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं भील इधर रहते थे। ठीक है, यहाँ मैप में ना आप कोली देख सकते हैं, कोली, यहाँ पे बेराद। ये कोली जो थे ये महाराष्ट्र वाले हिस्से में रहते थे, और जो बेराद थे ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलाकों में रहते थे। ठीक है, तो कोली और बेराद भी एक जनजाति थी जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाके में रहती थी। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, मतलब गुजरात के इलाके में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए, मतलब पहले क्या था कि जो भील थे ना वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड थे, अलग अलग। कुछ भील, मान लो कुछ भील यहाँ रह रहे हैं गुजरात में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ मध्य भारत, महाराष्ट्र जो आज का है उसमें। तो इस तरीके से ना अलग अलग जगह में, मध्य भारत में अलग अलग जगह में बटी हुई थी। 16वीं सदी का जब अंत हुआ, मतलब 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बस गए। ठीक है, कौन, भील लोग। और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे, मतलब ज़मीनों पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, ज़मीन पे उन्होंने उनका स्वामित्व था, और अपने आप को ज़मींदार और खेतीहर के रूप में क्या कर लिया था, स्थापित कर लिया था। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे, मतलब भीलों के कुछ कुल ऐसे थे जो कि खेतीहर अभी नहीं बने थे, मतलब उन्होंने अभी खेती करनी स्टार्ट नहीं करी थी। अभी कुछ लोग, भीलों के कुछ ग्रुप, कुछ परिवार, कुछ कुल ऐसे थे जो अभी भी शिकारी थे, अभी भी संग्राहक थे, है ना। तो मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो यहाँ पे तो ये बात हो गई कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जनजातियाँ कहाँ कहाँ निवास करती थी। ठीक है, तो हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पे आप एक और अगेन एक पेंटिंग देख सकते हैं। ये हैं खानाबदोश लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ दूर दूर तक घूमते थे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमल, इनके साथ कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है हमें, कैमल। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था, यानी कि जानवरों से जो भी प्रोडक्ट्स उनको मिलते थे उन पे खानाबदोश लोगों का जीवन क्या था, निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। तो जो खेतीहर लोग होते थे ना, जो खेती करते थे, उनसे अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। अब इनके पास क्या होता था, इनके पास तो ऊन होती थी, जैसे किसी ने बकरी पाल रखी है, भेड़ पाल रखी हैं, तो उनके पास ऊन होगी। अब पशु पाल रखे हैं तो पशुओं के का दूध होगा, दूध से वो लोग घी बनाएंगे। तो ये इन लोगों के पास तो पशुओं से प्राप्त प्रोडक्ट होते थे, और इनको अपने भोजन के लिए अनाज चाहिए होता था। तो ये जब पशुओं के साथ, अपने पशुओं के साथ घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो किसानों के पास जाते थे। अब किसानों के पास क्या होगा, किसानों के पास अनाज होगा, कपड़े होंगे, बर्तन होंगे। तो आपस में ना ये क्या करते थे, चीज़ों का आदान प्रदान कर लिया करते थे। ठीक है,
मतलब अनाज से किसान से बोला कि भैया तुम हमें अनाज दे दो, गेहूँ दे दो, चावल दे दो, और बदले में अगर तुम्हें ऊन की ज़रूरत है तुम हमसे ऊन ले सकते हो, तुम हमसे घी ले सकते हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हमसे ले सकते हो जो पशुपालन से उनको प्राप्त होता होगा। तो इस तरीके से आपस में ये लोग आपसी विनिमय करते थे, आदान प्रदान करते थे अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का। ठीक है। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। मतलब हमने पढ़ा कि ये लोग खानाबदोश थे, मतलब एक जगह से घूमते फिरते रहते थे। आज मान लो इस इलाके में, फिर अगले कुछ समय बाद ये अगले इलाके में जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या करते थे, यहाँ से इन्होंने कुछ चीज़ खरीद ली, अपने प्रोडक्ट दे दिए किसानों को या जो भी लोग होते थे। उसके अलावा फिर यहाँ जाएंगे तो यहाँ के किसानों से बोला कि भैया हम तुम्हारा जो सामान है अपने जानवरों की पीठ पे लाद के, अगर तुम्हें अपना सामान इधर से उधर पहुँचवाना है तो हम तुम्हारा सामान इधर से उधर पहुँचा सकते हैं, इसके बदले में तुम हमें अनाज दे देना या वस्त्र दे देना, या फिर जो भी चीज़ उनको आवश्यकता होती होगी, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती होंगी। तो इस तरीके से जब वो एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान आते जाते थे तो वस्तुओं का आदान प्रदान भी किया करते थे, सामान की खरीद फरोख्त भी किया करते थे। ठीक है। होप की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। आप में से बहुत सारे लोगों को आज भी बंजारे देखने को मिलते होंगे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टांडा होता था वो क्या था। तो टांडा बेसिकली क्या था, बंजारी लोगों का कारवां होता था। कारवां क्या होता था, मतलब जब वो लोग ग्रुप में बहुत बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वही कारवां कहलाता था। और जब हम बात करें पर्टिकुलर बंजारे लोगों के कारवां की तो दैट इज़ कॉल्ड टांडा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। अब बाज़ार तक अनाज का ढुलाई करनी होती थी, मतलब कि यहाँ पे सिंपली क्या बताया गया है कि बंजारे लोगों के पास पशु होते थे और अपने उन पशुओं का इस्तेमाल वो सामान को ढोने के लिए करते थे। तो यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताया गया है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में क्या था, एक राजा था। ठीक है, तो वो इन बंजारों का इस्तेमाल कब करता था, जब उसको बाज़ार में अनाज पहुंचाना होता था। तो उस अनाज को जो बंजारे लोग अपने पशुओं पे क्या करते थे, ढो के ले जाते थे और मार्केट तक पहुंचाते थे। उसके बदले में उनकी ज़रूरतों की चीज़ें उनको बादशाह के द्वारा दे दी जाती थी। ठीक है, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी करते थे। अब सैन्य अभियान होते थे, मतलब राजा को किसी दूसरे टेरिटरी पे, किसी दूसरे इलाके पे अटैक करना है। तो जब उसकी सेना अटैक करेगी तो सेना को एक ऐसा तो होता नहीं था कि ये जो युद्ध या आक्रमण होते थे एक दिन का खेल होते थे, बहुत लंबा टाइम लग जाता था। आक्रमण बहुत बहुत दिनों तक युद्ध होता था। तो सेना को खाने के लिए भोजन की ज़रूरत होगी, अनाज की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से जब भी सैन्य अभियान होते थे तो सैन्य अभियानों के दौरान मुग़ल सेना के खाद्यान्नों की जो ढुलाई यानी उसको ढोने का जो काम किया जाता था वो भी इन बंजारों के द्वारा किया जाता था। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। जो बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी तो उसके लिए लगभग 1 लाख बैल जो थे वो हमें किसके जहांगीर के लेखों में देखने को मिलता है कि उसने बताया है कि लगभग 1000 बैल तो कम से कम अनाज ढोते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बंजारे लोग थे, जो खानाबदोश लोग थे, वो कैसे अपनी जीविका का यापन करते थे, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए किस तरीके से वो अनेक अलग अलग कामों के ऊपर क्या थे, निर्भर थे, या अलग अलग कामों से अपना पालन पोषण किया करते थे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं बॉक्स में गिवन इन्फॉर्मेशन को। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। भ्रमणशील यानी एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते थे। खानाबदोश घुमंतु लोग होते थे। घुमंतु यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और
पशु वृंद के साथ एक चरागाह से दूसरी जगह चरागाह तक घूमते रहते थे। मतलब पशु वृंद का होता है बहुत सारे पशुओं का समूह। तो जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो बहुत सारे पशुओं को लेके अपने साथ जाते थे, ठीक है। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृत्यक, गायक एवं अन्य तमाशाबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते थे। कुछ लोग नृत्य के थे, मतलब डांस करते थे, कुछ लोग गाना गाते थे, कुछ फेरी वाले होते थे, कुछ ऐसे तमाशा करते थे। जब हम छोटे थे ना तो जादू वाले आते थे, तमाशा दिखाते थे। तो इस तरीके से तमाशा लोग दिखाते थे और तमाशा दिखाने के बदले में लोग उनको अनाज दिया करते थे या खाना दिया करते थे। तो इस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे और अपने काम धंधे करते थे। और ये सब किसके माध्यम से होता था? यात्रा के माध्यम से, एक जगह से दूसरी जगह जाने के माध्यम से। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते हैं जहां उन्होंने अपने पिछले साल दौरा किया था, ठीक है। तो ये उस जगह पे लौट के जाते थे साल दर साल, क्योंकि ये रुकते नहीं थे, ये ज़्यादातर भ्रमण करते ही रहते थे। तो साल दर साल ना ये उन्हीं इलाकों में जाते थे जहाँ ये हमेशा से पहले से जाते रहा करते थे। पिछले साल इन्होंने जिस जगह की यात्रा करी थी, अगले साल भी उन सभी जगहों की भी ये यात्रा करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जनजातियों के बारे में पढ़ा, कैसे भारत के अलग अलग इलाकों में जनजातियाँ फैली हुई थी, ठीक है। ना सिर्फ जंगलों में बल्कि मरुस्थलों में और भी दुर्गम स्थानों पे ये लोग रहते थे, किस तरीके से अपनी जीवन यापन करते थे। खानाबदोश लोग कौन होते थे, बंजारे लोग कौन होते थे, किस तरीके से ये अपनी जीविका को चलाते थे, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। होप की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ये जो बंजारों के बारे में डिटेल दी हुई है इस बॉक्स में, इसको आप पढ़ लेना। और आगे हम बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ, यहाँ से हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक धन्यवाद।